हेलो दोस्तों, मैं प्रियांश शाह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्टीरियो केमिस्ट्री त्रिविम रसायन के बारे में। वहां हमने देखा था कि समवायता किसे कहते हैं और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज उसी के ही आगे क्रम में चलते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। उससे पहले आप वीडियोस को लाइक करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहें, जिससे मैं और अधिक वीडियो बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था समवायता के प्रकार, और वहां हमने कहा था कि दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समवायता और त्रिविम समवायता। तो आज हम पढ़ते हैं संरचनात्मक समवायता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखिए नाम से ही फेमस है, संरचनात्मक यानी कि संरचना से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड। आगे बात समझ में। जैसा कि हमने कहा था अणुसूत्र समान हो लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हो, वो क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स। वही यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अणुसूत्र तो समान हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अणुसूत्र तो समान हो, फिर से सुनना, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या हो? समान हो, लेकिन संरचना सूत्र उनके स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो? अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो, यानी कि असमान हो। वही दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, तो वह संरचनात्मक समवायता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। मैं इंग्लिश में भी आपको डेफिनेशन बता देता हूं। टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल which have same molecular formula but it show different structure formula. It is called structure isomerism, संरचनात्मक समवायता। देखते हैं कैसे। हमने देखा था उसके आगे कि संरचनात्मक समवायता 5 प्रकार की होती है। ठीक है, हमने देखा था संरचनात्मक समवायता 5 प्रकार की होती है। तो उसी के ही क्रम में हम स्टार्ट करते हैं। पहली समवायता जिसे हम बोलते हैं श्रृंखला समवायता, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। श्रृंखला समवायता यानी कि चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, श्रृंखला समवायता, चेन आइसोमेरिज्म। अब देखो श्रृंखला यानी चेन से क्या संबंधित, देखना आपने पढ़ा होगा आईपीसी नोमेनक्लेचर। वहां हम देखते हैं कि जब हम किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो हमें ऐसी चेन का यूज करना चाहिए या ऐसी चेन लेनी चाहिए जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो? अधिकतम। ठीक है, तो वही चीज यहां पर ही है। दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल, दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, जिनके अणुसूत्र समान हो, जिसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, वो क्या हो? सेम हो, लेकिन उसमें उपस्थित कार्बन श्रृंखला, जिसको हम बोलते हैं कार्बन चेन, वो क्या हो? अलग अलग हो। कार्बन श्रृंखला अलग अलग हो, तो वह श्रृंखला समवायता कहलाते हैं। ठीक है, टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल which have same molecular formula but different carbon chain in present, it is called chain isomerism, श्रृंखला समवायता। देखते हैं किसे। मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखना कैसे। मैं ले रहा हूं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, देखना बहुत ही इजी है।
मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट C4H10। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने C4 ही क्यों लिया, ठीक है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि C4 ही क्यों लिया, C3 भी ले सकते हैं, C2 भी ले सकता था, लेकिन ऐसा क्यों। ध्यान से सुनना, श्रृंखला समावयवता C4 कार्बन से ही स्टार्ट होती है। आपको बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है कि चेन आइसोमेरिज्म का फर्स्ट सदस्य क्या है, फर्स्ट मेंबर क्या है, तो आप बोल सकते हो C4 से रिलेटेड, ठीक है ना, यानी कि C4H10। देखते हैं कैसे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लिख रहा हूं यहां पर इसके आइसोमेर C4H10, देखना। एक तो मैंने लिख दिया सिंपल सा CH3, इसके साथ CH2, इसके साथ CH2, और एक लिख दिया मैंने CH2। क्या नाम है इसका, बिल्कुल सही, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। अब देखना इसके अंदर कार्बन काउंट करते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, हो गया C4। फिर काउंट करते हैं हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तीन और दो पांच, पांच और दो सात, सात और तीन 10, हो गया C4H10, ठीक है। तो यहां पर C4H10 एक हो गया। अब मैं ले रहा हूं इसका दूसरा एग्जांपल, देखना कैसे, ठीक है। ये लिख दिया मैंने CH3, इसके साथ एक कार्बन, एक CH3 नीचे की तरफ, और यह CH3, क्या नाम है इसका, टू मिथाइल प्रोपेन, बिल्कुल सही, टू मैथिल प्रोपेन, टू मैथिल प्रोपेन। अब यहां पे काउंट करते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। अब तीन हाइड्रोजन, तीन दूनी 6, 9 और एक 10, तो इसमें भी C4H10 है और इसमें भी C4H10 है। तो वही ऐसे यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक जिसमें अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन उसमें उपस्थित कार्बन की श्रृंखला अलग अलग। देख सकते हैं, जब हम यहाँ पर कार्बन की चेन लेते हैं 1 2 3 और 4, तो कार्बन की चेन के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन। कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन। लेकिन बात करते हैं यहां पर, जब हम यहां से चेन लेते हैं किसके अनुसार, IUPAC के अनुसार, तो काउंट करते हैं 1 2 3, या फिर 1 2 3, या 1 2 3। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, यहां पर कार्बन की श्रृंखला कितनी आएगी, 3। कितने कार्बन की चेन आएगी, 3। आगे बात समझ में। तो वही ऐसे दो या दो से अधिक जो के अणुसूत्र क्या हो, समान, लेकिन उसमें उपस्थित कार्बन की श्रृंखला अलग अलग हो, ठीक है, तो वह क्या कहलाते हैं, श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म। आगे आपको समझ में। तो C4H10 के दो होते हैं, ब्यूटेन, टू मिथाइल प्रोपेन, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स, समावयवी। आ गया C4H10, क्लियर। ये हो गया एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो आप घर पे भी ट्राई करते लीजिएगा, नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में वापस आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसी चीज का, ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म का हम एक और एग्जांपल देखते हैं, देखना कैसे। मैंने ले लिया नेक्स्ट एग्जांपल C5H12, मतलब कार्बन कितने 5, हाइड्रोजन कितने 12। तो देखना मैं इसका फर्स्ट बना रहा हूं, CH3, CH2, 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 और ये बना दिया मैंने CH3। क्या नाम है इसका, पेंटेन, बिल्कुल सही। देखना यहाँ काम करना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और पांच कार्बन, लेकिन हाइड्रोजन कितने, तीन हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 5, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12। तो ये हो गया एक इसका आइसोमर। अब बना रहा हूं मैं दूसरा आइसोमर, देखना कैसे। ये ले लिया मैंने CH3, ठीक है,
उसके साथ ले लिया मैंने CH, उसके साथ ले लिया मैंने CH2 और इसके साथ ले लिया मैंने CH2। यहां पर एक लगा दिया क्या, CH2। क्या नाम हो गया इसका, बिल्कुल सही, 2 मिथाइल ब्यूटेन। पहले क्या था, 2 मिथाइल प्रोपेन और अब क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यहां पर भी आप देख सकते हो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 6, 9, 10, 11 और 12। तो यहां पर भी कितने हैं, C5H12। एक एग्जांपल में और लिख देता हूं यहां पर, C5H12 के 3 आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, देखना कैसे, ये कार्बन, इसके साथ CH3, इसके साथ CH3, इसके साथ CH3 और इसके साथ CH3। क्या नाम है इसका, नियोपेंटेन। क्या नाम है, नियोपेंटेन, या फिर आप 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन भी इसको बोल सकते हैं। अब यहां पर भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन। तो देख सकते हो आप, पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन और नियोपेंटेन, तीनों में कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 12, लेकिन कार्बन की श्रृंखला में कार्बन की संख्या अलग अलग है। देखते हैं कैसे। ये कार्बन की चेन, इसके अंदर कितने कार्बन है, 5। कितने कार्बन है, 5। यहां पर आप 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां से नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि IUPAC का रूल्स होता है कि नंबरिंग वहां से करनी चाहिए जहां पर सब्स्टिट्यूट को कम नंबर मिले। जैसा कि यहां पर 1 2 3 और 4, यहां से नंबरिंग करने पर 2 पर मिथाइल आता है और यहां से नंबरिंग करने पर 3 पर, इसलिए नंबरिंग कहां से करते हैं, इधर। तो जब आप यहां से नंबरिंग करते हो तो इसके अंदर कार्बन श्रृंखला कितने की आती है, 4। आगे बात समझ में। और सही यहां पर जब आप यहां से कहीं पे भी नंबर करो तो इसके अंदर कार्बन की चेन कितनी आती है, 3। आगे बात समझते हैं। तो वही C5H12 में पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, नियोपेंटेन, ये सब आपस में एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और यह श्रृंखला समावयता चेन आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 5 कार्बन की श्रृंखला है, इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला है और इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, तो आपने 2 एग्जांपल देखे, कौन कौन से, C4H10, C5H12, ये दोनों श्रृंखला समावयता चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आगे आपको समझ में। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं दूसरी समावयता, दूसरी आइसोमेरिज्म, जो संरचनात्मक समावयता का सेकेंड पार्ट है। मैं आपको बता चुका हूं कि संरचनात्मक समावयता 5 प्रकार की होती है। पहली श्रृंखला समावयता, जिसको बोलते हैं हम चेन आइसोमेरिज्म। दूसरी स्थिति समावयता, जिसको बोलते हैं हम पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरी क्रियात्मक समावयता, जिसको बोलते हैं हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथी मध्यावस्था, जिसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। और पांचवी हमने देखी थी चलावयवता, यानी कि टोटोमेरिज्म। ठीक है, हम देखते हैं आगे एक और तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, देखिए यह भी नाम से सेम है। स्थिति पोजीशन यानी कि क्या, उसकी पोजीशन से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अणुसूत्र तो समान हो, ठीक है, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन उसमें उपस्थित C डबल बॉन्ड C यानी कि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, या C ट्रिपल बॉन्ड C, या उसमें उपस्थित कोई भी समूह, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C या कोई भी ग्रुप, उसकी पोजीशन क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अणुसूत्र तो समान लेकिन उसमें उपस्थित ग्रुप
डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो, अलग अलग हो, तो वह स्थिति आइसोमेरिज्म यानी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं हम एग्जांपल। इससे पहले आप डेफिनेशन देख लो। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान लेकिन उसमें उपस्थित डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और कोई ग्रुप या उस समूह को स्थिति क्या हो, अलग अलग हो, तो वह स्थिति समवायता पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। देखते हैं हम इसका एग्जांपल, तो आपको एक बार समझ में आ जाए। फर्स्ट बात करते हैं हम, सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत ही देखना कैसे। फर्स्ट बात करते हैं हम C3H7OH, C3H7OH। अब देख सकते हो आप, इसमें एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा, OH, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल। आप सबको पता होगा OH ग्रुप जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके आइसोमेरिज्म की। देखना तो ये दो आइसोमेरिज्म दर्शाता है। कैसे, एक CH3 CH2 CH2 और OH। ठीक है, और OH क्या नाम है इसका, प्रोपेनॉल। बिल्कुल सही, प्रोपेनॉल। आगे आपको समझ में एक और एग्जांपल में लिख रहा हूं, देखना कैसे। CH3 CH CH3 और OH, क्या नाम है इसका, प्रोपेन-2-ऑल। क्या नाम है इसका, प्रोपेन-2-ऑल। आगे आपको समझ में, तो वही देखना। अब बात करते हैं इसके अणुसूत्र की। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 3 4 5 6 7, तो हो गया C3H7 और OH। वैसे ही यहां पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 7 और OH, तो वही दोनों मॉलिक्यूल के अणुसूत्र समान है C3H7OH, लेकिन उसमें उपस्थित ग्रुप क्या की पोजीशन क्या है, अलग अलग। देखना कैसे, इसके अंदर OH जो है वो एक नंबर पर आ रहा है। क्यों, क्योंकि IPC के नंबरिंग के अनुसार, और यहां से आप कहीं पर भी करो 1 2 और 3, तो यहां पर OH जो है वो 2 नंबर पर आ रहा है। तो C3H7OH दो आइसोमर्स बताते हैं, एक है प्रोपेनॉल, दूसरा है प्रोपेन-2-ऑल, जिसमें प्रोपेनॉल के अंदर OH एक नंबर पर आ रहा है और प्रोपेन-2-ऑल के अंदर OH 2 नंबर पर आ रहा है। इसलिए यह स्थिति समवायता पोजीशन आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, हो गया आपको क्लियर, C3H7OH। आगे बात आपको समझ में। सेम मैं एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, देखना कैसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूं इसमें। C6H4Cl2, C6H4Cl2। नेक्स्ट एग्जांपल देखना कैसे। बात करते हैं C6H4Cl2 की। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी कि बेंजीन रिंग के जैसा। तो आप देख सकते हो ये बेंजीन की रिंग, एक ये और ये 2 Cl मैंने लगा दिए। ये हो गया इसका एक आइसोमर्स। यह एक और आइसोमर्स दर्शाता है, देखना। यह एक और दर्शाता है, देखना कैसे। तो दोस्तों देखना, यह 3 आइसोमर्स दर्शाता है। ठीक है, यहां पर कार्बन की संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आगे आपको समझ में। और हाइड्रोजन 4 है, 1 2 3 4। यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। बेंजीन की विशेषता होती है कि कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड।
और एक वैलेंसी बुरी थी, वहां हमने क्या लगा दिया 2C। यहाँ पर भी एक वैलेंसी में 2C है, यहाँ पर भी 2C। बस अब देखना अंतर क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन फर्स्ट और 2 नंबर पर प्रेजेंट है, यहाँ पर दोनों क्लोरीन पहले और तीसरे नंबर पर प्रेजेंट है, यहाँ पर दोनों क्लोरीन पहले और चौथे नंबर पर प्रेजेंट है। आई बात समझ में आपको? इसका नाम भी होता है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। यहां क्या हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, और वहां क्या हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इनके अणुसूत्र तो समान है, लेकिन इसमें उपस्थित क्लोरीन की पोजीशन क्या है, अलग अलग। यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर 1 4 है। इसलिए यह क्या दर्शाएंगे, स्थिति समावयवता यानी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसको हम ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी बोलते हैं, इसे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन भी बोलते हैं, इसे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया था 2 तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन, स्थिति समावयवता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, और जो भी एग्जांपल आपको आते हैं वो आप बता सकते हो। एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐसा आएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा था, वह एग्जांपल लिख के दे देगा और आपको बताना है आइसोमेरिज्म क्या है। तो सपोज जैसे मैंने लिख के दिया C6H4C12, तो आपको ऐसे 3 बनाने पड़ेंगे कि C6H4C12 3 प्रकार के आइसोमर्स दर्शाता है। कौन कौन से, 1,2 डाइक्लोरो, 1,3 डाइक्लोरो, 1,4 डाइक्लोरो। और इसमें दोनों क्लोरीन की पोजीशन क्या है, अलग अलग है। फर्स्ट में 1 2 पर है, दूसरे में 1 3 पर है, चौथे में 1 4 पर है। मतलब इसमें 1 2, इसमें 1 3, इसमें 1 4। क्लोरीन की पोजीशन अलग अलग होने के कारण यह स्थिति समावयवता पोजीशन आइसोमेरिज्म दर्शाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप घर पे करके करना और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। अब कमेंट बॉक्स में आप स्ट्रक्चर तो टाइप कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, तो आप कंपाउंड का नाम लिख देना और बता देना कि यह आइसोमर्स बताता है। ठीक है, होमवर्क आपको दे रहा हूं लिखना, C4H8। एग्जांपल नंबर ये है होमवर्क, C4H8 कौन सी आइसोमेरिज्म दर्शाता है। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में आइसोमर्स बनाना इसके, और आइसोमर्स के नाम टाइप कर सकते हो और बताना कि यह कौन सी दर्शा रहा है, या तो स्थिति दर्शा रहा है या श्रृंखला दर्शा रहा है। ओके, आगे आपको समझ में बहुत इजी, कुछ नहीं करना है, आपको आइसोमर्स बनाना है और उन आइसोमर्स का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ में लिखना है ये कि कौन सी समावयवता दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, आगे आपको समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल, तो 2 हमने आइसोमेरिज्म पढ़ी, एक पढ़ी हमने स्थिति समावयवता, दूसरी पढ़ी हमने श्रृंखला समावयवता। नेक्स्ट तीसरी और महत्वपूर्ण समावयवता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह भी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना कैसे, बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्रियात्मक समावयवता यानी रिलेटेड किससे है, या क्रियात्मक समूह से। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो, लेकिन उसमें क्रियात्मक समूहों में भिन्नता पाई जाती है। आई बात समझ में? ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, लेकिन उनके क्रियात्मक समूहों में भिन्नता पाई जाती है,
वे यौगिक क्रियात्मक समावयवता फंक्शनल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। देखना एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको बताता हूं कैसे। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना, अल्कोहल के साथ ईथर, अल्कोहल और ईथर, बहुत ही सिंपल है। अल्कोहल के साथ ईथर, ठीक है। नेक्स्ट एल्डिहाइड के साथ कीटोन, एल्डिहाइड के साथ कीटोन। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन, CHO और C डबल बॉन्ड, सिंपल सा है। दूसरा अम्ल के साथ एस्टर, क्या, अम्ल व एस्टर। ये सभी एग्जांपल है, आपको इजीली याद हो जाएगा। अगर अल्कोहल होगा तो ईथर, एल्डिहाइड होगा तो कीटोन और अम्ल होगा तो एस्टर। दूसरा साइनाइड के साथ आइसोसाइनाइड, क्या, साइनाइड के साथ आइसोसाइनाइड, जिसको यानी कि बोलते हैं अपन CN और NC, साइनाइड के साथ आइसोसाइनाइड। ऐसे तरीके हो सकते हैं, याद कर लेंगे अलग अलग, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अल्कोहल और ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन, अम्ल व एस्टर, साइनाइड व आइसोसाइनाइड, बहुत ही सिंपल है। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल, ठीक है ना, देखते हैं कैसे। फर्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा है, C2H6O, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। एग्जांपल फर्स्ट, C2H6O। देखना यह अब कितने आइसोमर दर्शाता है। ठीक है, बात करते हैं C2H6O की, फर्स्ट और सेकेंड। ये दर्शाएगा एक CH3, CH2 और OH। देख सकते हो आप, एक कार्बन, दो कार्बन, कार्बन कितने हैं, दो, तीन हाइड्रोजन, 4 और 5, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, हो गया C2H6O। दूसरा मैंने कहा था अल्कोहल के साथ क्या होगा, ईथर, तो ईथर का फॉर्मूला ROR, तो R बराबर यहां पर क्या है, CH3, उसके साथ O और उसके साथ CH3। देख सकते हो आप, यहां पर भी एक कार्बन, दो कार्बन, 3 और 3, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है। देखना, पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, दोनों में क्या है, C2H6O, मतलब उनके अणुसूत्र तो समान, लेकिन क्रियात्मक समूह क्या हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न। यहां पर क्रियात्मक समूह कौन सा है, अल्कोहल, यहां पर क्रियात्मक समूह कौन सा है, अल्कोहल, और यहां पर क्रियात्मक समूह कौन सा है, ईथर। आ गया आपको समझ में? तो दोनों के अणुसूत्र समान है, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह क्या है, अलग अलग, अल्कोहल और ईथर। तो ये कंपाउंड आपस में समावयवी कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं, और यह क्रियात्मक समावयवता फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। आया दोस्तों समझ में? बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। क्या, C2H6O क्या दर्शाएगा, अल्कोहल और क्या है, ईथर। अपन देखेंगे एक और कुछ और एग्जांपल, बात करते हैं अपन इधर नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लिया मैंने, C3H6O, एग्जांपल नंबर 2, C3H6O, इसके जैसा ही है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, क्या, C3H6O, बहुत ही सिंपल है। C3H6O, पहले क्या था, C2H6O, अब क्या है, C3H6O। देख सकते हैं 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो देखना कैसे,
बहुत ही सिंपल सा है। CH3 इसके साथ CH2 इसके साथ CH2 क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। और मैं आपको बता चुका हूं कि एल्डिहाइड के साथ क्या आता है? कीटोन। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेनल, यानी कि प्रोपेन एल्डिहाइड में क्या लगता है? एल, प्रोपेनल। और उसका क्या नाम हो गया? बहुत ही सिंपल सा है, प्रोपेनॉन। क्या नाम हो गया? प्रोपेनॉन। याद रखना, एल्डिहाइड में ऑन लगता है, एल लगता है, और कीटोन में ऑन। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? एसीटोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसीटोन। क्या काम आता है? चलिए बता देता हूं। एसीटोन जो है वो गर्ल्स होती है ना, गर्ल्स जो नेल पॉलिश लगाती है और उसको रिमूव करने के लिए लगाते हैं, जिसको बोलते हैं नेल पेंट रिमूवर। उसके अंदर एसीटोन का यूज किया जाता है, उसके अंदर एसीटोन होता है। और भी बहुत सारी जगह एसीटोन का यूज किया जाता है, लेकिन मेनली क्या आपको याद रखना है? नेल पेंट रिमूवर। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि नेल पेंट रिमूवर में किसका यूज किया जाता है, और आपको ऑप्शन में मिलता है एसीटोन। अब बहुत सारी गर्ल्स देख रही होंगी, लेकिन उनको नहीं ध्यान, तो वो एक बार देखें, आपके पास होगा, उसके ऊपर देखना लिखा हुआ आएगा एसीटोन। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपेनल और ये हो गया प्रोपेनॉन। अब देखना, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन। तो 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल जिनके अणुसूत्र क्या हो? समान हो, लेकिन उसमें उपस्थित फंक्शनल ग्रुप भिन्न भिन्न हो। यहाँ पर कौन सा हो गया? CHO, यानी कि क्या? एल्डिहाइड। आपको पता है CHO को क्या बोलते हैं हम? एल्डिहाइड। और यहाँ पर क्या है? मैं ऊपर लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड O, इसको क्या है? कीटोन। तो देख सकते हैं आप, दोनों कंपाउंड क्या है? अणुसूत्र समान है, लेकिन उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह क्या है? अलग अलग। तो ये कंपाउंड कौन सी दर्शाएंगे? क्रियात्मक समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। ये हो गया क्रियात्मक समावयवी। मैं आपको एक और चीज होमवर्क में दे रहा हूं, आप घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपको, बस उसका कंपाउंड का नाम लिखना है और मुझे बताना है। एग्जांपल है C4H8O, C4H8O, इसे लिखता हूं C4H8O। आप इसके आइसोमर्स बनाना और उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और कहना कि यह आइसोमरिज्म शो करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देखा 3 समावयवता, कौन कौन सी? श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, क्रियात्मक समावयवता। तीनों में क्या हो? अणुसूत्र समान रहते हैं। श्रृंखला समावयवता में कार्बन की चेन में अलग अलग होती है। स्थिति समावयवता में क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, यानी कि जो स्थिति होती है वो अलग अलग होती है। और क्रियात्मक समूह समावयवता में क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 2 और महत्वपूर्ण समावयवता, मध्यवयवता और चलावयवता। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।